लेकिन उस जन आंदोलन को संगठित नहीं कर सकी। बीजेपी का और जनसंघ का दोष इसलिए है क्योंकि उन्होंने जिस तरह की एक वैकल्पिक राजनीति को उभारने की कोशिश की थी, अंततः वो सांप्रदायिक राजनीति में परिवर्तित हो गई। जी राजावत साहब जी, ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उस बात से कितना आप सहमत हैं कि आप एक वैकल्पिक पार्टी से सांप्रदायिक पार्टी के तौर पर उभर कर आए? हाफिज साहब नहीं कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। विजय जी, इसका फैसला जनता करती है और चुनाव में इसकी परीक्षा होती है। आप देखिए अभी के जो चुनाव परिणाम आए हैं या हमारे अभी राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, देश की हुकूमत में भी हम बैठे और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने जी, तो अगर ये बात थी सांप्रदायिकता की बात थी तो देश की जनता हमें स्वीकार क्यों करती? वो तो सांप्रदायिकता की वजह से ही आपको वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन एक बात पहले एक बार देख लेते हैं, टॉक से इंटरवेंशन कर दूं जी। सर, गुजरात संभवतया देश की एकमात्र विधानसभा है जिसके अंदर एक भी मुसलमान एमएलए नहीं है जी। देखिए इसका मैं जवाब दूंगा। भाजपा ने वहाँ पर कोई भी मुसलमान प्रत्याशी खड़ा भी नहीं किया। ये नहीं, आज राजस्थान का लें अपन, 11 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन एक भी जीत करनी है इसका हम दोषी इसके लिए हमने उन्होंने तो 200 हिंदुओं को भी दिया, उसमें से 20 जीते हैं। वो तो इलेक्शन का अलग पॉलिटिक्स। सवाल आप जीत और जीत क्या है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के सवाल आप जीत और हार का कर रहे हैं, जीत और हार का कर रहे हैं। तो कहा प्रोफेसर साहब खड़ा नहीं, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं टॉक से। खुर्शीद साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं जो आप पार्टी के जो नेता हैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ जी। ये आप जो पार्टी है सांप्रदायिकता पे अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं करती है जी, और आप पार्टी सिर्फ कांग्रेस पे हमला करती है, बीजेपी पे हमला क्यों नहीं करती? इनके नेता कुमार विश्वास जो है वो बीजेपी के गीत गाते हैं और एक मुस्लिम के खिलाफ उनका मजाकिया अंदाज उड़ाते हैं, तो अपना स्पष्ट करें जी। सांप्रदायिकता पे आपकी पार्टी का क्या रुख है? जी बहुत शुक्रिया। दीपक जी, पहले मैं राजावत साहब के पास जा रहा था, लेकिन आप पहले बताइए इसका जवाब। सांप्रदायिक मतलब आप पॉपुलर हो रहे हैं, सब लोग आपसे सवाल कर रहे हैं ना। बिल्कुल, वो तो सवाल इस समय सबसे ज्यादा होंगे हमसे, हमें पता है। और सांप्रदायिकता पे हम बिल्कुल पहले दिन से क्लियर है रुख हमारा, और वो ये है तो लेकिन अभी जो है कुमार विश्वास की बात उन्होंने बहुत ठीक की है। आप मोदी के खिलाफ क्यों नहीं चुनाव लड़ते राहुल गांधी की बजाय? नहीं, हमारे लिए यदि आपको पार्टी से इतना ऐतराज है तो आप मोदी जी के खिलाफ लड़ते। आपको लगता है कि मोदी जी कमजोर लीडर है राहुल गांधी के मुकाबले, या तो ऐसा लग रहा होगा? तो आपने सोचा होगा राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर है, उनके खिलाफ लड़के आप बड़ी पार्टी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कहीं भी। और इस समय मोदी जी सभी ने कहा कि पिछले 2 साल में कुछ हवा, ये सारा जो प्रोसेस हुआ है पिछले आंदोलन के पूरे इस बीच में, तो ये सारा कुछ इसका मूल नुकसान अभी कांग्रेस को हुआ। बीजेपी को नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम उस स्थान पर नहीं थे, सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस का नुकसान दिखाई दिया। बाकी सब जगहों नुकसान तो बीजेपी का किया, उनकी सरकार नहीं बननी थी दिल्ली में, वो तो हारनी थी कांग्रेस, तो वहां हारनी थी। बाकी उसी एक पूरी लहर जो बनी थी जिसमें कि कांग्रेस को सारा नुकसान अभी दिल्ली में जो तो ये कहते हैं, उस पर अपन चर्चा बाद में करेंगे कि आप सुरेश चौधरी जी के साथ बैठकर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। राजावत साहब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले मैं राजावत साहब से वो जवाब चाहता हूं जो प्रोफेसर साहब ने पूछा कि गुजरात में पार्टी ने एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। देखिए, कई बार कई राजनीतिक दलों के सामने ये बात आती है कि कौन जिताऊ है, कौन टिकाऊ है, कौन जीत सकता है। हो सकता है कि गुजरात में ऐसी परिस्थिति पार्टी के सामने आई हो कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो दावेदार थे उनमें से कोई जीतने की स्थिति में नहीं हो और इसलिए टिकट उसका नहीं दिया। क्या मतलब? इसके पीछे ऐसा उसका नहीं मतलब है कि कई अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भावना माननीय नरेंद्र जी मोदी की गलत हो। नहीं, बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है आपकी इस बात का मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है। तीसरी बार राजावत साहब, तीसरी बार नरेंद्र जी मोदी जीते हैं। राजावत साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, अनुभवी हैं, मैं आपकी बात से समझना चाहता हूँ कि क्या इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ने ये समझा कि वहां पर अल्पसंख्यक उनके साथ ही नहीं है, तो फिर टिकट देने का क्या फायदा, कोई जीतेगा तो है नहीं? देखिए, गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खुलकर नरेंद्र मोदी के उनके साथ हैं, चुनाव में साथ रहे हैं और इसीलिए इतनी बड़ी जीत गुजरात में हमारी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने उपेक्षा की है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमसे गुजरात में नाराज है। टिकट की स्थिति अलग होती है, कोई जीतने की स्थिति में नहीं होगा, टिकट नहीं दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद भी और देखेंगे कि क्या अल्पसंख्यक 272 मिशन को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, आप कहीं मत जाइए, देश का मामला है। मेरा वोट पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर मैं अपने वोट का चयन करता हूँ। व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी पार्टी की पहचान एक विचारधारा के आधार पर बनानी चाहिए।
टोपी पहनने से कोई वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट नहीं होती है। BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure. High security. Engineering branches like civil, electrical, electronics and communication. Computer science, information technology. Well-furnished lecture room. Experienced faculty. Well-equipped laboratories. Rich content library. Grand auditorium. Activities. Gym and food zone. Sports. Friendly environment. Achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. बहुत कंफ्यूज हो गया। आप भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजावत साहब भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कौन कर रहा है? पहले आप जवाब दीजिए। मोदी जी ने आप पर निशाना साधा है। बीजेपी हमेशा ही कांग्रेस पे निशाना साधती आई, साधती रहेगी। लेकिन गुनहगार के लिए धर्म महत्वपूर्ण है। लेकिन गृह मंत्री लिखे कि मुसलमान को अरेस्ट ना करें। नहीं, गृह मंत्री जी ने कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान को अरेस्ट मत कीजिए जी। उन्होंने कहा है कि किसी जाति विशेष के आदमी पे गलत तरीके से उस पे अन्याय नहीं होना चाहिए। वो हमारा कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यक के साथ जहां ज्यादती होती है, जिन स्टेट्स में होती है, चाहे देश में कहीं होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। उनका कहने का संदर्भ ये है। जी राजावत साहब, आपको लगता है मैं जो मोदी साहब का पूरा भाषण सुन रहा हूँ उसका मतलब यह है कि गुनहगार हो या ना हो, मुसलमान को अरेस्ट क्यों ना करे? देखिए, मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, यही कहा अगर वो कोई बेगुनाह है, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो गुनहगार हो वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, समाज का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो नरेंद्र जी मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान को, जबकि गृह मंत्री जी ने ऐसा गृह मंत्री जी ने तो ऐसा लिखा नहीं है चिट्ठी में कि मुसलमान को अरेस्ट ना करें। देखिए, अगर गृह मंत्री जी अरे मोदी जी तो जो गृह मंत्री कहते हैं उसको मतलब तो समझते हैं ना, क्यों राजावत साहब? नहीं, गृह मंत्री जी ने अगर समुदाय विशेष के लेकर कोई बात तो समुदाय विशेष तो मुसलमान ही है, घातक है। तो हुकूमत में बैठे इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग ही अगर घृणा फैलाएंगे तो आखिर कैसे वो शांति की अपेक्षा करेंगे देश से? और जब वो धर्म विशेष की बात करें तो मुसलमान ही होता है मोदी जी के हिसाब से। मतलब मोदी जी की जो भावनाएं है वो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं तुष्टीकरण के खातिर, वोटों के खातिर हुकूमत में बैठे लोगों को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाफिज साहब, आपको लगता है क्या मतलब है इसका? मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब देखिए, मतलब ये है कि शिंदे साहब ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहीं इस किस्म की बात नहीं लिखी है जो इंटरप्रिटेट हमारे मोदी साहब करना चाह रहे हैं या मुल्क के अवाम को वो समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि मोदी जी की एक मेंटलिटी है और मुसलमानों के ताल्लुक से जरा सा भी कोई कहीं मसला होता है तो उन्हें सब सांप्रदायिक नजर आ जाते हैं, जबकि वही काम अगर बीजेपी करे तो सांप्रदायिक नहीं होती। मिसाल के तौर पर जब साध्वी प्रज्ञा सिंह को और पुरोहित वगैरह को गिरफ्तार किया गया था तो बीजेपी के जिम्मेदार, वो भी मुजरिम थे, और बीजेपी के जिम्मेदार बाकायदा उनसे जेल में मुलाकातें करने गए और उनको छुड़ाने के लिए अपने जो कुछ इस्तेमाल कर सकते थे अपने असरात का उनका इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो ये तो इन लोगों की सोच है। और बहरहाल कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है, क्या नाम है, हमारे शिंदे साहब ने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, क्या नहीं लिखा है, आप देख रहे हैं कि शिंदे साहब ने तकरीबन साल भर पहले घोषणा की थी कि भाई विशेष अदालतें गठित करके और वहां पर त्वरित जो है वो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कागजों में हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस तो कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है हमेशा। नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति अगर करती होती सिर्फ जमानी जमा खर्च है। अगर तुष्टीकरण की राजनीति करती होती तो सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है 65 सालों के अंदर मुसलमान दलितों से भी बदतर पोजीशन में नहीं पहुंच जाता। सूरत हाल ये है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती नहीं है, सिर्फ शोर मचाती है और बीजेपी उसकी आड़ लेकर के ये इल्जाम लगाती है
कि साहब मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। मैं बीजेपी से भी सवाल करना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही थी तो आज मुसलमानों की हालत 47 में जो वो सर्विसेज के अंदर तकरीबन 35% हुआ करते थे, आज घट करके अगर तुष्टीकरण होता तो वो 35 की बजाय 55% होना चाहिए थे, जबकि आज घट करके उनका प्रतिशत 1.5 और 2% रह गया है। जी, हमारे साथ अलवर से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दुष्यंत तिवारी जी। तिवारी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा सवाल माननीय सुरेश जी से है। जी, हेलो जी बताइए। जी, मेरा सवाल माननीय सुरेश जी से है। इन्होंने अभी जो कांग्रेस और टोपी के संबंध में बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यान दिया अभी जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसका टोपी पर पूरा अधिकार था, अचानक जनता ने उस टोपी का अधिकार दूसरी पार्टी को दे दिया। और दूसरा सवाल मेरा यहाँ आम आदमी पार्टी के दीपक जी से है जी कि सर आपने एक बार दिल्ली में कांग्रेस को हरा दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने कांग्रेस का गढ़ हर जगह जीत लिया, अब आपकी राजनीति केवल बीजेपी के खिलाफ ही रहेगी जी। तो मेरे दोनों सवालों का उत्तर दें जी। पहले दीपक जी आपसे पूछिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने कांग्रेस को एक बार हराया। हम अभी जो बात चल रही थी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं पिछले पूरे समय से, आपकी पार्टी का तो कोई विजन ही नहीं है सांप्रदायिकता को लेकर, राष्ट्र को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, किसी भी तरह की विजन बात सांप्रदायिकता को लेकर बिल्कुल पूरा है। हम ये जानते हैं कि ये देश हिंदू मुस्लिम, आप किसको सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं? बीजेपी को, कांग्रेस को? दोनों को, लेकिन दोनों के साथ चल सकते हैं, जैसे अभी कांग्रेस के साथ तो चल ही रहे हैं। कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं चल रहे हैं कि वो कांग्रेस का समर्थन किस, मतलब आप कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी मानते हैं, कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं, फिर भी उनके साथ सरकार चला सकते हैं। तो आगे हो सकता है कि मोदी को आप भ्रष्ट पार्टी मानते हो, करप्ट पार्टी, वो सांप्रदायिक पार्टी मानते हो, तो उनके साथ जा सकते हैं सरकार में। हम सरकार बनाने, क्लियर कर दीजिए ना। बिल्कुल, हम सरकार बनाने का पर्पस हमारा, अभी दिल्ली में जो हमने सरकार बनाई है तो वहाँ समर्थन हमने किसी से मांगा नहीं, वहाँ पे समर्थन हमको मिला इनकी तरफ से। और वहाँ पे समर्थन मिलने के बाद में गवर्नमेंट लोगों से हम पूछने गए, उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए गवर्नमेंट। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि सारे फैसले आम आदमी की मर्जी से होंगे और वही फैसला लिया। आप भी कांग्रेस की तरफ से भली पार्टी है ना चौधरी जी? ऐसा जो अलवर से भाई बोल रहे थे जी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ जी। संदर्भ उन्होंने टोपी से जोड़ दिया जी, वो उनका गलत है। जनता का जनादेश उसकी कांग्रेस पार्टी जब से देश आजाद हुआ है तब से आदर करती आई है, और जब तक ये पार्टी रहेगी, ये देश रहेगा, तब तक ये पार्टी जनता के जनादेश का आदर करती रहेगी जी। ये सत्य है कि टोपी कांग्रेस की चुराई गई है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी जी। टोपी प्रोफेसर साहब जी, चुराई नहीं गई है, यहाँ पे टोपी छोड़ दी थी लोगों ने, उसको और ये आपने पकड़ लिया। हमने पकड़ा नहीं है। उस टोपी की याद दिलाई है सभी को कि ये टोपी पहननी है, और इसको पहनने के बाद में चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी दलों की कहीं ना कहीं सबके पास में सर पे ढकने को कुछ हुआ करता था, और आज वो अगर आ गया है दोबारा तो अब सर सर पे ढकने के लिए तो आम आदमी को बहुत कुछ चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए ना, उसी पर ध्यान दिया। प्रोफेसर साहब, ये सर संतवाणी के बाद आप क्या कह रहे हैं? मैं असल में मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए आज संतवाणी के बाद। सही बात है, असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है जी। सभी राजनीतिक दलों ने यहाँ पर, अभी बहुत सारे सवाल आपके सामने आ गए। टोपी तो किसान की अस्मिता का प्रतीक थी, किसान की अस्मिता से स्वाधीनता आंदोलन की एक संकेत प्रतीक के रूप में उभर करके आई, और उसके बाद में अब धीरे धीरे सभी लोगों ने इसको, सिर पे तो आम आदमी के छत नहीं है, ओढ़ने बिछाने के लिए नहीं है, उसकी चिंता तो किसी को नहीं, किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। देखिए, एक प्रांत के अंदर राज्य के मुखिया के जानकारी में होते हुए नरसंहार हो जाता है। कहाँ का गुजरात के अंदर, गुजरात में नरेंद्र मोदी मुखिया थे। फिर राजावत साहब इस पर चुप है, इसका मतलब सहमत है राजावत साहब? उन्हीं की उसी रिजीम में, मैं ये नहीं करा, लेकिन उनकी जानकारी में राजावत साहब इससे सहमत है? ऐसा हुआ है, और उसके बाद हाँ विजय जी, आप सहमत है इस बात से? बार बार नरेंद्र जी मोदी के ऊपर ये सांप्रदायिकता का, नरसंहार का जो आरोप लगता है, मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में नीचे के न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक सवाल न्यायालय का क्लीन चिट दे दी गई है। जनता ने उनको तीसरी बार जनादेश दिया, 3 बार चुन, यानी कि उनके ऊपर एक भी आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया। चलिए मैं आपको इस सवाल को दूसरे तरीके, गुजरात की जनता जैसे राजा साहब कह रहे हैं कि 3 बार चुन दिया, और मान लीजिए अगली बार के चुनाव में यदि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, फिर तो आप उसके बाद बात नहीं करेंगे नरसंहार? हम तो बात करेंगे,
हम फिर तो कौन बात सा रास्ता बचता है आपके पास? हम तो इसलिए बात जब आप करेंगे, देश की जनता भी उन्हें चुन ले, कोर्ट भी उनको माफ कर दे, गुजरात की जनता भी चुन ले, हम निर्दोष साबित हुए। इसलिए बात करेंगे क्योंकि कुछ स्थापनाओं को हमेशा चुनौती मिलनी चाहिए। मैं आपको एक चीज ध्यान दिला दूं, मतलब चलेगी आपकी मर्जी? नहीं सर, एक नैरेटिव है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू इटली और जर्मनी के अंदर भी लोग उभर करके आए थे, नेतृत्व उभर करके आया था, और फिर उसकी परिणति नाजीवाद और फांसीवाद के रूप में। हाफिज साहब, आपको लगता है कि यदि वो गुजरात में 3 बार चुन लिए गए, जैसे राजावत साहब कर रहे हैं, कोर्ट से उन पर कोई आरोप नहीं लगा और वो देश के भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, फिर तो आप माफ कर देंगे? नहीं, माफ तो हमें क्या करेंगे, असल में गुजरात की जनता माफ करेगी जब तो गुजरात की जनता ने तो 3 बार गुजरात की जनता ने माफ नहीं किया है, गुजरात की जनता ने माफ नहीं किया। अगर गुजरात की जनता माफ कर देती तो मैं समझता हूं कि हमारी वो एहसान जाफरी की मिसेज ने जो कुछ कर रखा है, हरियाणा पांडा का मामला है और दूसरे बहुत सारे मामले अभी तक विचाराधीन हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन ही तो एक तरीका हो सकता है माफी का। 3 बार उनको चुनने का मौका मिला। देखिए, जो खौफो हिरास नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर बर्पा कर दिया है, उस खौफो हिरास के नतीजे के अंदर लोग खुल करके उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ये जीत को डर लाजमी बात है कि इसमें बहरहाल चौधरी साहब मुझे माफ करेंगे कि कांग्रेस का जो रोल रहा है गुजरात के सिलसिले में, अगर वो कोई पॉजिटिव रोल अदा करती तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जो है वहां पर क्या नाम है पावर के अंदर नहीं आते। इन दोनों की आर्थिक नीतियों में तो अब कोई अंतर है नहीं। केवल अगर ये अंतर करने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम एक विशेष धर्म के साथ हैं। बाकी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज चूंकि एक हैं, इसलिए इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो जनता के सामने आना चाहिए। चलिए, इसके अलावा मैं एक सवाल राजावत साहब से करना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हुआ, अगर मोदी जी वाकई जो है सिंसियर थे लोगों को इंसाफ दिलाने के सिलसिले में, तो आखिर लगभग 2000 आदमी वहां मारे गए हैं, आज तक उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला है? कौन है असल मुजरिम? उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब जहां भी दंगे होते हैं, इंसाफ तो इंसाफ मिलना चाहिए। कांग्रेस लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल जो हैं, अभी जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, बिल्कुल हुआ, तो उस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। राजावत साहब उस पर भी सवाल कर रहे हैं, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। इसीलिए माफी के साथ राजावत साहब को मुजफ्फरनगर याद आ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त कहा था कि मोदी जी, मैं पूरे विश्व को किस रूप में मुंह दिखाऊंगा कि आप राजधर्म को नहीं निभा पाते। देखिए, राजावत जी को वो तो ये बात याद नहीं है, मुजफ्फरनगर याद आ रहा है। वो ये था कि गुजरात में दंगे हुए हैं, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था। आपकी पार्टी के मुखिया, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री, आपके सर्वोच्च नेता के शब्द में आपको याद दिला। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नरेंद्र जी मोदी ने बात स्वीकार की है कि गुजरात के दंगे गुजरात के माथे पर कलंक है, क्योंकि गुजरात में दंगे नरेंद्र मोदी ने नहीं भड़काए। एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी स्वाभाविक। चलिए, कहीं रेल में डिब्बों में आग लगाई और उसकी प्रतिक्रिया हुई। स्वाभाविक प्रतिक्रिया को तो मैं रिजेक्ट करता हूं। मैं इस बात को यहाँ पर राज्य का मुखिया भी ये कहे, हाँ, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, तो ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट। इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। जी, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या नहीं है, ये मिशन 272 में कितनी मदद करेगा, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। और हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजावत साहब ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया है, आपका बहस में रहना बहुत जरूरी है। टोपी पहनने से क्या होता है? टोपी तो सभी गांधी वाली टोपी पहन लेगा तो उससे क्या गांधी की विचारधारा का थोड़ी हो जाएगा वो। लेकिन आजकल के नेता पहनने तो अपने स्वार्थ के लिए पहनते हैं और लोगों को टोपी पहनाना ज्यादा पसंद करते हैं। खुद दिखाने के लिए पहनते हैं और दूसरों को पहनाते हैं। ये आपके लिए जरूरी है और दूसरों के लिए मजबूरी है पहनना। वेलकम टू पिक्चर टॉकीज। हिट या फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, बॉलीवुड के स्टार्स, सुपरस्टार्स, अफेयर्स या अंदर की बात, और बेब्स के फैशन, उनके ट्रेंड्स और उनके नए राज, सब कुछ एक साथ पिक्चर टॉकीज।
तक विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी बहुत हड़बड़ी में आ गई है। जो सचिन पायलट को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही थी वो तब टाल दिया और आप अचानक सचिन पायलट को लिया। आप जैसे दिग्गज नेता तो सचिन पायलट को पूछने वाले नहीं है, टक्के के सिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सर्वप्रथम तो आपके इस चैनल के माध्यम से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देना चाहूंगा और युवा नेता के रूप में सचिन जी का 3 बार का सांसद का अनुभव है। बधाई नहीं, उनको तो सहयोग चाहिए। ये बिल्कुल पार्टी के तमाम लेवल के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस का लेकिन इससे कोई मदद मिलेगी लोकसभा चुनाव में आपको? बिल्कुल, युवा नेता है, मदद मिलेगी। युवा नेता तो वहां दिल्ली में बैठे हैं, उससे कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल उनसे भी हुआ है, उनसे भी मदद मिल रही है। ये परिणाम आपको आ रहे हैं ना, 5 महीने बाद में चुनाव आ रहे हैं, 4 महीने बाद में, आप देख लेना। हमारे साथ झालावाड़ से हमारे साथ विचारधाराएं आपकी इतनी कमजोर हो गई कि युवा नेतृत्व के ऊपर आप पूरे चुनाव के दारोमदार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अब लास्ट मिनट में सब कुछ करना होता है, लाती रही है। कांग्रेस में से आप अगर विस्तार से देखेंगे, पूर्व में जाएंगे। सुरेश जी हमारे साथ झालावाड़ से बजरंग जी जोड़ रहे हैं। बजरंग जी क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँ साहब जी। हेलो जी, बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं? जी हाफिज साहब आप बोलेंगे कुछ इस पर? क्या सवाल नहीं समझ? वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं कि बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं? देखिए, बीजेपी तो खुली हुई सांप्रदायिक पार्टी है और कांग्रेस का चाहे चेहरा सांप्रदायिक न हो, लेकिन उसकी कार्यशैली और उसकी कार्यप्रणाली जो है वो बहरहाल बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है, क्या नाम है, बीजेपी से। और उसकी मिसाल ये है कि पिछले तकरीबन 65 सालों के अंदर आप ये देख लीजिए कि 40 से लेकर 50,000 छोटे बड़े दंगे हुए हैं और आज तक किसी भी दंगे के अंदर किसी भी फिर भी आप रहना उनके साथ ही चाहते हैं, ये तो साफ है। नहीं, हम रहना उनके साथ ही चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते। हमेशा जब भी मौका आता है तो फिर आप बीजेपी की बजाय तुलना में तो कांग्रेस के साथ ही जाते हैं। केवल फर्क ढके का और अनढके का है, लेकिन आप तो जानते हैं वो ढकी हुई पार्टी भी सांप्रदायिक की है। देखिए, इस सिलसिले में हम कह दें आपको कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ है। पूरे अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। अल्पसंख्यक कांग्रेस को प्रेफर करेंगे ना बीजेपी के मुकाबले। चूंकि अभी तक कोई ऑप्शन सामने आया नहीं है, अल्टरनेट सामने नहीं आया। जहां जहां अल्टरनेट सामने आए वहां मुसलमानों ने रिवॉल्ट किया है। मेरे पास बंगाल के अंदर किया, यूपी के अंदर किया, बिहार के अंदर। आपको क्या लगता है, छोटा सा मुझे बता दीजिए, कांग्रेस और बीजेपी में कौन सांप्रदायिक है और आप किसके साथ जाएंगे? छोड़िए साथ जाने का तो आपको पता नहीं, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। सांप्रदायिक किसे आप मानते हैं? हम सांप्रदायिक बीजेपी को भी हम जानते ही हैं, जैसा अभी बताया प्रोफेसर ने, बिल्कुल दोनों ही अपने अपने रूप में सांप्रदायिक हैं। और इस देश में फिलहाल आवश्यकता सिर्फ इस चीज की है कि सांप्रदायिकता इशू नहीं है, लेकिन हमारे लिए सांप्रदायिकता इशू नहीं है। यहाँ पर फिलहाल इशू है कि देश का हर नागरिक, हर आम आदमी को वो मिल सके। प्रोफेसर साहब आप छोटा सा जवाब दें कि क्या सांप्रदायिकता इशू होगा इस इलेक्शन में? सांप्रदायिकता इशू बनेगा, क्योंकि सांप्रदायिकता इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी को बड़ा नेता मानते हैं और उन्हें सांप्रदायिक नेता मानते हैं? सांप्रदायिकता का उन्होंने मुद्दा उठा दिया है और ये निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनकर के उभरेगा। आने वाले चुनाव में आम आदमी सबसे बड़ा मुद्दा होगा और वो मुद्दा कि उसकी तरक्की किस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार। राजावत साहब आपको लगता है, जैसे हाफिज साहब कह रहे थे कि 272 का यदि आपका मिशन है तो वो 18% जो मुसलमान है, 14% एवरेज भी मान लें तो उसके बिना नहीं हो सकता? देखिए, हम मुसलमान, आप उनके हाथ से टोपी पहनना चाहते हैं, उन्हें टोपी पहनाना चाहते हैं? नहीं, हम टोपी पहनाना भी नहीं चाहते, पहनना भी नहीं चाहते। हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पहनना नहीं चाहते उनके हाथ से। हम दिल जीतना चाहते हैं, उसमें हमें कामयाबी मिली है इन विधानसभा चुनाव में और आने वाले चुनाव में मिलेगी, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। सांप्रदायिकता की जननी है तो कांग्रेस है, ये आप पार्टी तो इनका तो शैशव काल है और इनका अभी दिल्ली में इनकी कुछ सीटें आ गई तो इनको भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी के लिए अभी इनके बहुत लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। जनता के बीच में सड़कों पे जनसुनवाई करने से कोई राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप इनका नहीं बन सकता। ये तो टोपियां पहनने से ही पता लग गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, सांप्रदायिक होती तो न तो दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचती, देश पे राज करती, न राज्यों पे राज करती। सब राज्यों में मुसलमान भाई निवास करते हैं और मुसलमान भाइयों का दिल से हमें सहयोग मिल रहा है, मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत नरेंद्र मोदी जी जब तक प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इस इलेक्शन के अंदर जो है वो सांप्रदायिकता मुद्दा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि सांप्रदायिकता इस इलेक्शन का मुद्दा रहेगा। और जैसे कि राजावत साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों से परहेज नहीं करती। हमारी सबको शुभकामनाएं हैं। जो लोग भ्रम में रहना चाहते हैं उनके भ्रम भी इलेक्शंस जो है वो तोड़ देते हैं।
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बिग बाइट में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए मेहमानों के साथ। तब तक खुश रहिए।